नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर बोला हमला। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार को किसानों को सुनना ही होगा। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों की बात तो सुन ले सरकार, नहीं तो देश में बन सकते हैं पगड़ी संभाल चट्टा आंदोलन के आसार। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाना जनता के साथ विश्वासघात। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर बोला है हमला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक कर देते हैं आप बड़ी खबरों की तरफ। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस सपा ने बीजेपी पर बोला हमला। प्रियंका ने कहा सरकार को किसानों को सुनना होगा। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन पर विपक्षी दलों ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट के माध्यम से लिखा कि जब बेबस किसान की ना सुनी जाती फरियाद, हुकूमत के गुरूर की वो हिला देते हैं बुनियाद। उधर कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी सरकार के मंत्री और नेता किसानों को देशद्रोही बोल चुके हैं, आंदोलन के पीछे इंटरनेशनल साजिश बता चुके हैं। आंदोलन करने वाले किसान नहीं लगते, बोल चुके हैं। लेकिन आज बातचीत में सरकार को किसानों को सुनना होगा। किसान कानून के केंद्र में किसान होगा, न कि बीजेपी के अरबपति मित्र। इससे पहले अखिलेश यादव ने लिखा, हम कृषि कानूनों के संघर्ष में अपने अन्नदाता भाइयों के लिए आटा, दाल, चावल की कमी नहीं होने देंगे। हम सपा के कार्यकर्ताओं और आम जनता से अपील करते हैं कि वो अन्नदाता की हर संभव मदद करें। डॉक्टरों से विशेष आग्रह है कि वो बुजुर्ग किसानों का ख्याल रखें। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसान संगठनों में बातचीत जारी है, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला है। इसको लेकर गुरुवार को बैठक चल रही है, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालने पर चर्चा होगी। वहीं किसानों ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर तीनों कानून रद्द करने की मांग की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की बात सुन ले सरकार, नहीं तो देश में बन सकते हैं पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन के आसार। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का तेज होता आंदोलन, उनका बढ़ता गुस्सा और उनकी आंखों से टपकती अलग थलग छोड़ देने की तकलीफ देश में बढ़ते आक्रोश की बेमिसाल कहानी है। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार जो लोगों की भावनाओं को समझती हो, इस स्थिति को शुरुआत में ही किसानों के साथ अर्थपूर्ण विमर्श और बातचीत के जरिए टाल सकती थी। लेकिन सरकार ने इसके बजाय नवंबर के आखिरी सप्ताह की सर्दी में देश के अन्नदाता किसानों पर आंसू गैस के गोले और जल तोपों से हमला कर दिया। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे किसानों पर सरकारी ताकत का इस्तेमाल नाइंसाफी के खिलाफ विरोध करने के बुनियादी अधिकारों का हनन है। लोकतंत्र का पहला ही सिद्धांत बंधक बना हुआ है और किसानों की आजादी और सम्मान खतरे में है। दीवार पर लिखी इबारत साफ है, अगर समस्या का ऐसा समाधान जल्द नहीं निकाला गया जिसे किसान संतुष्ट हो, तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो वह आंतरिक स्थिरता और देश की सुरक्षा के लिए खतरा खड़ा कर देंगे। केंद्र सरकार को इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने के बजाय विवादित कृषि कानूनों को स्थगित कर देना चाहिए और उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, जिनके फायदे के लिए इन कानूनों से दावा किया गया है। यह अजीब सी स्थिति है कि सरकार जिन कृषि कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद बता रही है, वही कह रहे हैं कि इससे उनके अधिकारों का हनन होगा। फिर भी सरकार इन्हें थोपना चाहती है। देश की भावनाएं इस समय किसानों के साथ हैं, जो सीधी मांग कर रहे हैं कि इन कानूनों को वापस लिया जाए। निश्चित रूप से हम स्वतंत्र देश में ऐसा लम्हा नहीं चाहते हैं जिसमें पगड़ी संभाल जट्टा का नारा लगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर यह बहुत ही शर्मनाक होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाना जनता के साथ विश्वासघात, अशोक गहलोत। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को आम आदमी के साथ विश्वासघात करार दिया। उन्होंने इन वस्तुओं की कीमतें कम करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि जब किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो केंद्र सरकार डीजल, पेट्रोल के दाम स्थिर कर देती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही फिर बढ़ा देती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट करते हुए कहा, संपर्क सरकार के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल थी, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम 70 रुपए प्रति लीटर थी। नरेंद्र मोदी सरकार के दौर में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $50 प्रति बैरल से भी कम हो गई है, लेकिन सरकार डीजल और पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ा ही रही है। इसके साथ ही रसोई गैस के दाम में की गई हालिया बढ़ोतरी को लेकर भी केंद्र पर निशाना साधा। अशोक गहलोत ने लिखा, कल रसोई गैस के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर मोदी सरकार ने आमजन का बजट बिगाड़ दिया है। केंद्र सरकार ने रसोई गैस सब्सिडी को खत्म कर दिया है, जिससे उज्ज्वला योजना में कनेक्शन पाने वाले गरीब लोग अपना सिलेंडर नहीं भरा पा रहे हैं। गहलोत ने कहा,
कि महामारी के काल में जब सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए थी, तब केंद्र की मोदी सरकार लोगों को महंगाई के बोझ तले दबा रही है। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार को कच्चे तेल की कीमतों में कमी का फायदा आमजन को देने के लिए डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम कम करने चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग परेशान हैं, लेकिन केंद्र को कोई चिंता नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हम अपना खाना साथ लाए हैं, बैठक में किसानों ने सरकार का लंच ठुकराया। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 7 दिनों से सड़क पर उतरे किसानों के प्रतिनिधि मंडल को आज केंद्र सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में ये बातचीत दोपहर 12 बजे शुरू हुई। विज्ञान भवन में चल रही बैठक में किसान अपनी समस्या बिंदुवार प्रेजेंटेशन में समझा रहे हैं। जानकारी है कि सरकार और किसान प्रतिनिधि एक एक बिंदु पर बात कर रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद हैं। नरेंद्र तोमर ने मीटिंग के पहले कहा कि उनकी आशा है कि बातचीत से सकारात्मक नतीजे निकलकर आए। चर्चा के बीच हुए लंच ब्रेक के दौरान किसानों ने सरकार द्वारा दिए गए लंच और चाय तक को स्वीकार नहीं किया। किसानों ने लंच के दौरान अपने साथ लाया खाना ही खाया। किसानों ने बताया, अभी लंच ब्रेक हुआ है, सरकार ने हमें खाने और चाय का ऑफर दिया था, लेकिन हमने मना कर दिया और अपने साथ ले जाए गए लंगर के खाने को ही खाया। विज्ञान भवन के अंदर की तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे किसान अपने साथ लाए खाने को ही बांटकर खा रहे हैं। बता दें कि प्रदर्शनकारी किसान राष्ट्रीय राजधानी से लगी सीमाओं पर डटे हैं और सरकार से नए कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनमें से ज्यादातर किसान पंजाब से हैं। इससे पहले किसानों ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि यदि तीनों किसान कानूनों को रद्द नहीं किया गया तो वे दिल्ली के रास्ते ब्लॉक कर देंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जजपा ने प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की मांग की। जी हां दोस्तों, हरियाणा में भाजपा की सहयोगी जननायक जनता पार्टी ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली चलो मार्च में शामिल होने वाले किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाने चाहिए। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कई किसानों के खिलाफ अंबाला, रोहतक, पानीपत और कैथल में दंगा करने, गैर कानूनी ढंग से एकत्र होने, सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा पहुंचाने, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने तथा आपदा मोचन कानून की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करने के आरोप में मामले दर्ज किए गए हैं। जजपा नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि ये मामले वापस लिए जाने की जरूरत है ताकि हालात खराब नहीं हो तथा किसानों एवं सरकार के बीच किसी तरह का अविश्वास नहीं पैदा हो। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, हम मुख्यमंत्री एवं राज्य के गृह मंत्री से बातचीत करेंगे और उनसे कहेंगे कि किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएं ताकि हालात नहीं बिगड़े और किसी तरह का अविश्वास नहीं पैदा हो। चौटाला ने यह भी कहा, इस मुद्दे पर हमारी पार्टी का रुख साफ है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना किसानों का संवैधानिक अधिकार है। उल्लेखनीय है कि किसान आंदोलन के मुद्दे को लेकर जजपा को तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष का कहना है कि जजपा को भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार से अलग हो जाना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुशील मोदी के नॉमिनेशन के साथ ही बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर मचा बवाल। जी हां दोस्तों, बिहार में राज्यसभा की सीट पर विपक्ष और सत्ताधारी दल आमने सामने हैं। दलित के बड़े चेहरे रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा की सीट को लेकर हंगामा मच गया है। एनडीए ने रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई सीट पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार को उम्मीदवार बनाया है। बुधवार को उनका नॉमिनेशन कराया गया है और अब इस नॉमिनेशन के साथ ही बिहार में दलित पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। वहीं एनडीए पर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई थी सीट। दरअसल रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई सीट को एनडीए ने सुशील मोदी को दिया है, जिस पर आरजेडी ने जोरदार हमला किया है। आरजेडी नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने जोरदार हमला करते हुए कहा है कि विपक्ष का सही चेहरा उजागर हुआ है। रामविलास पासवान के निधन होने से जो राज्यसभा सीट खाली हुई उसे किसी दलित चेहरे को देना चाहिए था। एनडीए की शासन आने के बाद से दलितों को किनारे कर दिया जा रहा है। दलितों के छात्रवृत्ति बंद है। एनडीए दलित विरोधी है। जेडीयू ने 90 के दशक की दिलाई याद। वहीं विपक्ष की दलित राजनीति पर जेडीयू ने भी पलटवार किया है। जेडीयू ने विपक्ष को 90 के दशक को याद दिलाया है। जेडीयू नेता अजय आलोक ने कहा है कि कांग्रेस आरजेडी दलित को हत्या करवाती रही है। 90 के दशक में दलितों पर अत्याचार हुए, बातें नरसंहार हुए, दलित मारे गए और अब विपक्ष का चरित्र निकलकर सामने आ रहा है। विपक्ष अपमानित कर रहा है। वो लोग दलितों का अपमान कर रहे हैं। इसकी बानगी देखने को मिली जब लल्लन पासवान को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अनुपस्थित रहने के लिए कहते हैं। लल्लन पासवान को कहना पड़ता है कि मुझे हत्या करवाई जाएगी, मैं डरा हुआ और दुखी हूँ। कांग्रेस पार्टी पैसे लेकर विधायक बना रही है। दरअसल यही विपक्ष का चेहरा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री बेटे समेत गिरफ्तार। कोरोना नियमों का उल्लंघन कर सगाई में जुटाए थे 6000 लोग।
जी हां दोस्तों, गुजरात में बीजेपी के पूर्व मंत्री कांति गामित और उनके बेटे समेत 18 लोगों को कोरोना वायरस के चलते जारी गाइडलाइंस को उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यही नहीं, तापी के सोनगरा पुलिस थाने के तहत आने वाले क्षेत्र में हुई इस सगाई में जो पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहे थे उन्हें भी सस्पेंड कर दिया है और उनके खिलाफ भी जाँच के आदेश दिए गए हैं। कांति गामित ने अपनी पोती की सगाई की रस्म में हजारों की भीड़ एकत्रित की थी। समारोह में आई भीड़ और गरबा खेलने का वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा के नेता और पूर्व मंत्री कांति गामित और उनके बेटे समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें हजारों लोग बिना मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिख रहे थे। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल होने के बाद गृह मंत्री ने जांच के आदेश दिए थे। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए कांति गामित के खिलाफ आईपीसी की धारा 308, धारा 188, 269, 270 और महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। कोरोना मानदंडों के उल्लंघन के लिए गुजरात में किसी नेता को गिरफ्तार किए जाने की यह पहली वारदात है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद खुद कांति गामित ने अपनी गलती मानी है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब आम आदमी की शादी की बात आती है तो सरकार 100 लोगों की अनुमति की बात करती है, लेकिन बीजेपी के नेता की पोती की शादी में 6000 से भी ज्यादा लोग आ गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शाह से मिलकर बोले अमरिंदर, जल्द निकले किसानों की समस्या का हल, राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली एनसीआर इलाके में जारी आंदोलन के बीच आज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पंजाब के सीएम ने कहा कि सरकार और किसानों के बीच जल्द कोई हल निकलना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि हम इस विवाद का जल्द से जल्द हल चाहते हैं। पंजाब के किसानों के प्रदर्शन के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी असर पड़ता दिखा है। हमने गृह मंत्री को अपनी बात बता दी है। पंजाब सीएम ने कहा कि उन्होंने सरकार और किसानों दोनों से ही बीच का रास्ता निकालने की अपील की है। अकाली दल के आरोपों पर पंजाब सीएम ने बोलने से इनकार किया। केंद्र द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का जो आंदोलन जारी है उसकी अगुवाई पंजाब ही कर रहा है। पंजाब के करीब 50 किसान संगठन दिल्ली, हरियाणा की सीमाओं पर डटे हुए हैं। अब उनको धीरे धीरे यूपी, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात के किसानों का समर्थन भी मिलने लगा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को ही 2 मृतक किसानों के परिवारों को 5-5 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया। गुरबचन सिंह नाम के किसानों की मौत जारी किसान आंदोलन में हुई थी। कैप्टन अमरिंदर ने लगातार केंद्र सरकार से मांग की है कि वो किसानों से बात करें और आंदोलन को खत्म करवाएं। बता दें कि पंजाब ही देश में ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले केंद्र के कानूनों के खिलाफ अपनी विधानसभा में बिल पारित किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। छोटा गठबंधन, बड़ा फायदा। यूपी में बीजेपी का फॉर्मूला अपना रही विपक्षी पार्टियां। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 1.25 साल का समय बाकी हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने अपने सियासी समीकरण और गठजोड़ बनाने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी के गठबंधन फॉर्मूले पर ही सूबे की प्रमुख विपक्षी पार्टियां चलती दिख रही हैं। सपा, बसपा और कांग्रेस आपस में हाथ मिलाने के बजाय छोटे दलों के साथ हाथ मिला रही है। बीजेपी ने इसी रणनीति के तहत पिछले चुनावी में यूपी की सियासी जंग फतह की थी। अब देखना है कि विपक्षी पार्टियां क्या राजनीतिक गुल खिलाती हैं। सपा के इन दलों के साथ केमिस्ट्री। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब बड़े दलों के बजाय छोटे दलों के साथ हाथ मिलाने के फॉर्मूले को लेकर चल रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार यह बात कह रहे हैं कि 2022 में बसपा और कांग्रेस जैसे दलों के साथ गठबंधन करने की बजाय छोटे दलों के साथ मिलकर लड़ेंगे। इस कड़ी में सपा ने महादल के साथ हाथ मिलाया है और हाल ही में हुए उपचुनाव में चौधरी अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के लिए 1 सीट छोड़ी थी, जिसकी यह संकेत है कि आगे भी वह अजीत सिंह के साथ तालमेल कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में जनवादी पार्टी के संजय चौहान सपा के चुनाव निशान पर चंदौली में चुनाव लड़कर हार चुके हैं और वह भी अखिलेश यादव के साथ सक्रिय हैं। इसके अलावा अखिलेश ने सपा से विद्रोह कर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाने वाले अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव की सीट पर 2022 में प्रत्याशी न उतारने की बात कहकर साफ कर चुके हैं कि उन्हें भी एडजस्ट किया जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार बड़ा होता जा रहा है। किसान पिछले 1 हफ्ते से लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर जमे हुए हैं। वहीं दिल्ली कूच की तैयारी में जुटे किसानों को मनाने की सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस बीच 2 दिन पहले बेनतीजा रही किसान संगठनों और सरकार के बीच बैठक आज एक बार फिर होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों ने सियासत भी तेज कर दी है। मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा
है। अखिलेश ने इसके साथ ही सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता से अपील की है कि किसानों को हर संभव मदद करें, डॉक्टर उनकी सहायता करें। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, जब बेबस किसान की ना सुनी जाती फरियाद, हुकूमत की गुरूर की वो हिला देते हैं बुनियाद। इससे पहले अखिलेश यादव ने लिखा, हम कृषि कानूनों के संघर्ष में अपने अन्नदाता भाइयों के लिए आटा, दाल, चावल की कमी नहीं होने देंगे। हम सपा के कार्यकर्ताओं व आम जनता से अपील करते हैं कि वो अन्नदाता की हर संभव मदद करें। डॉक्टरों से विशेष आग्रह है कि वो बुजुर्ग किसानों का ख्याल रखें। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रियंका ने लिखा है, भाजपा सरकार के मंत्री व नेता किसानों को देशद्रोही बोल चुके हैं, आंदोलन के पीछे इंटरनेशनल साजिश बता चुके हैं, आंदोलन करने वाले किसान नहीं लगते बोल चुके हैं। लेकिन आज बातचीत में सरकार को किसानों को सुनना होगा। किसान कानून के केंद्र में किसान होगा, ना कि भाजपा के अरबपति मित्र। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर बोले, अगर सरकार तानाशाह हो जाती है तो लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिए। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ रहे किसान अपनी मांगों को लेकर किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं है। किसानों ने सरकार से जल्द उनकी मांगे मानने की अपील की है। वहीं किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे किसानों के जत्थों के चलते दिल्ली एनसीआर की यातायात व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस ने सड़कों पर बैरिकेडिंग कर सुरक्षा बढ़ा दी है। इस बीच सरकार संवार्ता के लिए विज्ञान भवन पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसान कानून रद्द करवाना चाहते हैं या उनमें संशोधन करके सवाल पर कहा कि हमें उम्मीद है कि आज बात बनेगी, सभी काम होंगे, आज कानून वापसी होगी और किसान भी अपने घर जाएंगे। अभी चलकर सरकार से बात करेंगे। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अगर सरकार तानाशाह हो जाती है तो लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिए, सरकार को इस आंदोलन को रोकना चाहिए। हम अपने किसानों का समर्थन करने के लिए यहाँ आए हैं और अंत तक उनके साथ खड़े रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि किसानों की मांग पर अमल हो। सरकार का असली उद्देश्य किसानों की जमीन छीनना और पूंजीपतियों को देना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, बिहार में अब किसानों को नहीं मिलेगा डीजल अनुदान। जी हां दोस्तों, कृषि बिल के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बीच ही सरकार ने किसानों को दिए जाने वाले डीजल अनुदान योजना को बंद करने का निर्णय लिया है। एक दशक पुरानी योजना के बंद होने के कारण बताते हुए कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि बिजली की उपलब्धता हर गांव में हो गई है, साथ ही बिजली डीजल से सस्ती भी है, इसलिए अब डीजल अनुदान की जरूरत नहीं है। खरीफ में भी किसानों को डीजल अनुदान नहीं मिला था। किसानों को 3 सिंचाई के लिए प्रति लीटर 60 रुपए की दर से अनुदान दिया जा रहा था। डीजल अनुदान योजना के तहत सरकार किसान को फसलों की डीजल पंप सेट से सिंचाई के लिए अनुदान राशि प्रदान करती आ रही थी। योजना के तहत बिहार के सभी किसानों को आर्थिक लाभ पहुंच रहा था। लाभुकों की बात की जाए तो बीते वित्तीय वर्ष में 6.5 लाख किसानों को इसका लाभ मिला। हालांकि यह संख्या आवेदकों की आधी ही थी। इससे पहले 30 लाख से अधिक किसानों के खाते में डीजल अनुदान गया था। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि डीजल अनुदान नहीं दिया जाएगा, इसकी सरकार ने मुकम्मल घोषणा नहीं की है। फिलहाल इस साल के लिए बंद किया गया है। पर्याप्त बिजली दी जा रही है और यह डीजल से सस्ती भी पड़ रही। डीजल अनुदान की मांग भी इतनी नहीं रह गई है। जोर और जरूरत को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।